नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ते हैं पाठ नीलकंठ, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी, जिनका जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने संस्कृत में एमए पास करने के पश्चात प्रयाग विद्यापीठ की प्राध्यापिका का कार्य किया। इन्होंने जीवन भर अध्ययन अध्यापन का कार्य किया था। नीलकंठ एक रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र की लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा जी हैं। इसमें लेखिका ने पक्षियों के प्रति अपने प्रेम का सजीव वर्णन किया है। पक्षियों में भी कोमल भावनाएं पाई जाती हैं। इसमें नीलकंठ से जुड़े मीठे कड़वे अनुभवों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। आइए बच्चों, अब हम पाठ पढ़ते हैं नीलकंठ। एक दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क के पास आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत किया। मेरी प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना प्रारंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के बारे में पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? प्रारंभ अर्थात शुरू। चिड़ीमार अर्थात जो चिड़ियों को पकड़ते हैं। यहाँ पर लेखिका कहती है कि एक दिन वह मेहमान को स्टेशन पर पहुंचाकर पक्षियों की दुकान पर पहुंचे। उस दुकान के मालिक बड़े मियाँ ने उन्हें 2 पक्षी मोर मोरनी का जोड़ा दिखाया, जो कि अभी छोटे थे। उन्होंने कहा कि आप ले जाएं, नहीं तो ऐसे लोग ले जाते हैं जो मोर के पंजों से दवाई बनाते हैं, तो मैं उन्हें यह नहीं देना चाहता। टालने के लिए मैंने कहा, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैं बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुँची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम की किसी तरह जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। 12 कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। बच्चों, अनुसरण अर्थात पीछा करना, संकीर्ण छोटा, 12 बहुत कहना, बार बार, खासियत विशेषता, मुंजी कंजूस। यहाँ पर बड़े मियाँ कह रहे हैं कि मैंने मोर के बच्चों के 30 रुपये दिए, जो कि बहुत बड़ी कीमत है, बहुत ज़्यादा कीमत है। मैंने उससे कहा कि अभी इनमें खासियत ही कहाँ है, अभी तो ये छोटे हैं, मोर जैसे तो लग ही नहीं रहे। परंतु उस कंजूस ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। आपका ख्याल करके अस्ता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा,
तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगी जाने की बात मेरी चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर दो कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। बच्चों, मुनासिब का अर्थ होता है उचित, सजीव जिसमें जान आ जाए, दुर्बलता अर्थात कमजोरी, सुरखाब एक पक्षी, सत्तू जो कि छोटी छोटी गोलियां जो कि पक्षी खाते हैं। लेखिका यहाँ कहती है कि उसने बड़े मियाँ को दोनों पक्षियों के 30 रुपए और 5 रुपए उनके ईमान के नाम के दिए। जब वे दोनों पक्षी लेकर घर पहुंची तो सबने कहा कि वो मोर की जगह तीतर ले आई है, दुकानदार ने उन्हें ठग लिया है। यह सुनकर लेखिका चिढ़कर दोनों पक्षियों को अपने पढ़ने लिखने के कमरे में ले गई और दोनों पक्षी उसके कमरे में आजादी से घूमने लगे। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुक्का छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन कार्य नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अंधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे। लेखिका यहाँ कह रही है कि जब दोनों मोर के बच्चे छिपकर थक जाते थे तो रात को सोने के लिए रद्दी कागजों की टोकरी में आ जाते थे। दिन में वे इधर उधर घूमते रहते थे, परंतु जब उन्हें आश्वासन मिल गया, जब वो आश्वस्त हो गए कि अब कोई भी अनहोनी नहीं होगी, तो लेखिका के चारों ओर घूमने लगे और लेखिका को अपने दरवाजे खिड़कियां निरंतर बंद रखनी पड़ी, क्योंकि उनकी जो बिल्ली थी वह मोर के बच्चों को खा सकती थी। बच्चों, यहाँ पर गुप्तवास का अर्थ है छुप कर रहना। आविर्भूत अर्थात प्रकट हो जाना, अचानक आ जाना, अपरिचित जिनसे परिचय न हो। नवागंतुकों को कहते हैं बेटा नए नए आए हुए। ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़िया को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर
उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। नवागंतुक बच्चों, नया नया आया हुआ मार्जारी मादा बिल्ली, कायाकल्प, बदलाव, कुतूहल, जिज्ञासा। अब उन दोनों को आता देख लेखिका बोली कि बिल्ली को जिज्ञासा होती कि ये दोनों यहाँ पर कैसे आ गई और वो उन्हें ढूंढकर मार डालती। लेखिका कहने लगी, अब मेरे पढ़ने लिखने के कमरे का चिड़ियाघर के रूप में बदलाव होने लगा, तो मैंने दोनों मोरों को पकड़कर चिड़ियाघर में ले गई, जहाँ पर मेरे पशु पक्षी रहा करते थे, और उन्होंने भी ऐसा कौतूहल मचाया, ऐसी जिज्ञासा दिखाई जैसे घर में नववधु अर्थात नई दुल्हन के आने पर होती है। अर्थात मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया हो। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन, ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाने चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था। बंकिम अर्थात टेढ़ा, नीलाभ, नीली आभा, ग्रीवा, गर्दन, भंगिमा, मुद्रा, द्युति, चमक, उद्दीप्त होना, चमकना। इल्ली से तितली बनना, इल्ली में से जब तितली निकलती है तो बहुत सुंदर होती है। इसी प्रकार लेखिका ने कहा कि जब वो छोटे से बच्चे से बड़ा मोर बना तो बहुत ही सुंदर हुआ। उसका ही लेखिका ने बहुत बारीकी से वर्णन किया है कि उसकी गर्दन हरी और नीली थी। उसकी भंगिमा अर्थात मुद्राएं लेखिका को अच्छी लगती थी और उसका देखना चलना सभी लेखिका को बहुत भाता था। बच्चों, नीलकंठ व राधा का चित्र। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम सवेत पत्र लेखा मंथर गति आदि से वह मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया था। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ता। सहचारिणी अर्थात साथ देने वाली, श्याम काली, मंथर धीमी, चंचू प्रहार चोंच से प्रहार करना।
राधा मोर के समान तो उसका सौंदर्य नहीं निकला, परंतु फिर भी उसने सुंदर रूप धारण किया और वह बिल्कुल ही मोर का साथ देने वाली थी। नीली गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया और छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। और पता नहीं कैसे लेखिका को ज्ञात नहीं हुआ, उसे भी स्वयं पता नहीं चला कि नीलकंठ ने अपने आप को सबका सेनापति बना लिया, अर्थात सबकी सुरक्षा करने लगा। खरगोश के छोटे बच्चों को वह अपनी चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी तो उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्ण वेद संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुअल सा खेलते रहते थे। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। चंचू प्रहार, चोट से प्रहार करना, आर्तक्रंदन, दर्द भरी आवाज में चीखना, कर्णवेद, कान छेदन करना। जब छोटे बच्चे खरगोश की शरारत करते थे तो वह उन्हें कान से पकड़ लेता था और कभी कभी उनके कान में छेद भी हो जाता था। इसी प्रकार जब वह पंख फैलाकर जमीन पर बैठता था तो उसके पंखों में सभी जीव जंतु खेलते भी रहते थे। एक दिन जाली में कहीं से सांप घुस आया। सभी जानवर इधर उधर भाग गए, परंतु एक खरगोश का बच्चा ना भाग सका, जिसे सांप ने पकड़ लिया। नीलकंठ सांप से खरगोश के बच्चे को छुड़ाते हुए। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, पर निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप को दो खंड कर चुका था तब उस शिशु खरगोश के पास आया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आता है। व्यथा अर्थात पीड़ा, निश्चेष्ट बेहोश होना, उष्णता गर्मी, अधर बीच में। कार्तिकेय शिव का पुत्र। नीलकंठ ने दूर से ही उस पीड़ा को सुना और वह नीचे आया। उसने अपनी सहज बुद्धि से ही सांप के फन को पंजों से पकड़ा ताकि खरगोश को कुछ ना हो जाए और फिर उसे अधमरा कर दिया। जब खरगोश का बच्चा उसके मुंह से निकल गया
उसके बाद उसने सांप के 2 टुकड़े कर दिए और फिर सारी रात उसने खरगोश की देखभाल की, उसे गर्मी देता रहा। यहाँ पर शिव के पुत्र कार्तिकेय का वर्णन है कि उसने अपने युद्ध वाहन के लिए मोर को क्यों चुना, मयूर अर्थात मोर को क्यों चुना होगा, वो उसके स्वभाव को देखकर ही पता चलता है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस दृश्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नृत्य अर्थात नाच, नित्य अर्थात प्रतिदिन, क्रूर कर्म कठोर कार्य और परिक्रमा चक्कर लगाना। इसमें कहा गया है मयूर अर्थात मोर एक कला प्रिय वीर पक्षी है, वह हिंसा ही नहीं करता केवल, और उसमें नीलकंठ में अपनी जाति की सभी विशेषताएं थी। वह बहुत अच्छे से नाचता था, राधा नाचने में उसका साथ देती थी, दाहिने पंख से बाएं को छूती हुई निकल जाती थी और दोनों बहुत अच्छे से नाचते थे। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मय विभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोट से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। बच्चों, पुष्पित अर्थात फूलों से मंजरियां नई खोपले, विस्मय विभूत, आश्चर्यपूर्ण, हैरानी भरा, पैनी तेज, नित्य प्रतिदिन, होले होले, धीरे धीरे। लेखिका कहती है कि नीलकंठ को पता नहीं कैसे पता लगा कि मुझे उसका नृत्य अर्थात नाच बहुत पसंद है और जब भी मैं आती वह नाचने की मुद्रा में खड़ा हो जाता और मेरे साथ देसी विदेशी मेहमान भी होते, वो भी इसको देखकर गर्वित हो जाते कि यह हमारा सम्मान कर रहा है। विषधर अर्थात सांप, खंड खंड करना, टुकड़े टुकड़े करना। लेखिका कहती है कि जिस चोट से वह सांप को मार सकता था, उसी चोट से मेरी हथेली से भुने चने बिल्कुल धीरे धीरे खाता था कि मुझे हंसी भी आती थी और विस्मय होना, हैरानी भी होती थी।
बच्चों, महादेवी वर्मा और नीलकंठ का चित्र।